हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रथम पेपर है यानी आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट तो वही है लेकिन उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पठन यानी रीडिंग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखिए पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि भाषा क्या है यानी ज़बान क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा बच्चा जो अपने आप से अर्जित कर लेता है, यानी कि मातृभाषा की बात हो रही थी। तो मातृभाषा क्या होती है, बच्चा अपने आप से उस ज़बान को सीख लेता है। उसको सीखने में उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई पुस्तक नहीं लेनी होती है या कोई पुस्तक का अध्ययन नहीं करना होता है। वो क्या हो जाती है, वो मातृभाषा हो जाती है। और बच्चा मातृभाषा अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद अपने आस पड़ोसियों से, जो पास पड़ोस में रहते हैं उन लोगों से ये भाषा सीख जाता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे यानी पठन रीडिंग में, तो पठन का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, पठन के उद्देश्य पढ़ेंगे, पठन की उपयोगिता पढ़ेंगे और पठन के प्रकार भी पढ़ेंगे। इन सब पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए, पठन का अर्थ एवं परिभाषाएँ यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ रीडिंग। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से मतलब क्या होता है? मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जो मुंह से बोलकर जो भाषा प्राप्त की जाए। जैसे हम और आप कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं यानी भाषा से, यानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये मौखिक भाषा हो जाती है। और सेकंड नंबर पर देखिए कौन सी भाषा, तो लिखित भाषा, यानी जो लिख कर जो भाषा सीखी जाए या लिख कर जो बात दूसरों को बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा वो हो जाती है, तो लिखित भाषा। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को ही पठन कहा जाता है। अर्थ और बोध और भावानुभूति पठन क्रिया के आवश्यक तत्व है। यानी देखिए, कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं उसको सुनकर या जैसे अपनी बात को किसी से हम बोलकर बता रहे हैं तो वो क्या हुआ, तो वो देखिए मौखिक भाषा हो गई। और किसी को अगर हम लिखकर वो चीज़ समझा रहे हैं या लिखकर हम समझ रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो लिखित भाषा हो गई। उमा मंगल के अनुसार देख लेते हैं, लिखित सामग्री को पढ़ाते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। यानी कि कोई चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए ये हमारे नोट्स लिखे हुए हैं और आप इनको क्या कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिखित सामग्री को पढ़ाते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। तो इन नोट्स को आप पढ़ रहे हो तो वो क्या हो गया, वो लिखित सामग्री को आप लोग पढ़ रहे हो। शिक्षक का दायित्व है कि वह पठन क्षमता के विकास के लिए पठन के रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करे। जब बच्चा प्रारंभ में विद्यालय आता है तो वह न तो वर्णों शब्दों को पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे कौन सी भाषा आती है, उसे मातृभाषा आती है, जो उसने अपनी माँ से सीखा है, अपने घर में सीखा है, अपने आस पड़ोसियों यानी पास पड़ोसियों के लोगों से सीखा है। वो भाषा बच्चा विद्यालय को लेकर जाता है। उसको ना तो देखिए वर्णों का ज्ञान होता है, ना ही उसको वाक्य, वो ये नहीं समझता है कि हम ये क्या बोल रहे हैं, ये या वाक्य है या शब्द है या इसका अर्थ है, ऐसा कुछ भी वो नहीं समझता है। बच्चा जो कुछ सीखा होता है वो अपनी मातृभाषा में यानी अपने परिवार से सीखकर विद्यालय जाता है। और देखिए, वह शब्द वाक्य बोल सकता है, अतः बच्चे से पहले मुद्रा भाव दृश्य पठन आदि कराएं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, बच्चा अपनी मातृभाषा को लेके जाता है, उसे कोई भी वाक्य कोई भी शब्द कुछ भी नहीं पता होता है, तो उसको सबसे पहले कैसे सिखाया जाए, उसको अध्यापक कैसे सिखाएंगे, तो मुद्रा भाव दृश्य पठन। दृश्य पठन मतलब जैसे
एक चार्ट है, चार्ट के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, यानी कहानी टाइप का कोई चित्र बना है, जैसे एक कौवा बना है और घड़े के ऊपर बैठा हुआ है और घड़े में थोड़ा सा पानी है और वो सोच रहा है कि पानी को हम कैसे पिएं। तो उसके माइंड में एक विचार आता है कि बच्चे को यानी पानी कैसे पिए, तो वो चीज़ बच्चों को समझानी है कि देखिए ये सोच रहा है कि अगर इसमें कंकड़ या पत्थर डाले जाएं तो पानी ऊपर आ जाएगा और जब पानी ऊपर आ जाएगा तो ये पानी को पी लेगा। तो यही वो कौवा करता है और उस कौवे को पानी मिल जाता है और वो पी लेता है। यानी चित्र के माध्यम से एक घड़ा और उसके ऊपर कौवा बैठा है, तो इस माध्यम से बच्चों को समझाएं। जब इस माध्यम से आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो कहानियाँ होती हैं या चित्र होते हैं उनके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानियों में, चित्रों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद देखते हैं पठन के उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग, पठित विषय वस्तु का केंद्रित भाव ग्रहण करना। उसके बाद है भय, आश्चर्य, शोक आदि भावों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ाना और मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए पढ़ना। यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले जो विषय वस्तु का केंद्रित भाव ग्रहण करना, कि उसे उसके बारे में अच्छे से बताना। फिर क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कहीं पे भय का है तो आप फेस से, मतलब जो आपका चेहरा है उसमें झलकना चाहिए कि भय के बारे में बताया जा रहा है। अगर आश्चर्य है, अरे ऐसे क्या हो गया, अरे ये चीज़ कब हो गई, इस तरीके के जब आप एक्सप्रेशन करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएंगे। अब जैसे शोक का है या हर्ष उल्लास का है, तो जब शोक का है तो आप बहुत ही खामोशी के साथ बच्चों को समझाएंगे कि ऐसा हो गया, मतलब शोक। कोई भी चीज़ आपने ऐसी खबर सुन ली जो जैसे कि बुरी, या मतलब किताबों में जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कोई कैरेक्टर है वो दुखी है, अरे ऐसे वो दुखी है, तो इस तरीके से अगर आप भाव बना के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर कोई हर्षोल्लास की बात है, खुशी की बात है, तो उसमें आप हंस के बच्चों को अपने जो मुख मुद्रा है उसमें आप हंसी का और खुशी का एक जैसे एक्सप्रेशन आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये हर्ष उल्लास में इस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं या भय और क्रोध में इस तरीके से। तो बच्चे क्या करेंगे, जब अपने घर पे जाएंगे, यानी आप से तो विद्यालय में उन्होंने पढ़ लिया और उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर पे गए तो उसी तरीके से एक्सप्रेशन किए, इसी तरीके से होमवर्क किया और इसी तरीके से चीज़ों को सीखा, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना। अब अगर आप बच्चों को जैसे कोई चीज़ लिखी है और उसमें शुद्धता और अशुद्धता के बारे में आप बताएंगे तो बच्चे ये इनमें अंतर करना सीख जाएंगे कि शुद्ध उच्चारण क्या है या शुद्ध वाक्य क्या है और अशुद्ध वाक्य क्या है। उसके बाद लिखित सामग्री या विषय वस्तु को धारा प्रवाह रूप में पढ़ाना। यानी क्या होता है कि धारा प्रवाह में पढ़ाने का मतलब ये होता है कि बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है वो सीरियल वाइज उसको बताते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाएंगे। फिर देखिए मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियाँ व अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता प्रदान करना। बच्चों में क्या होता है, जब आप बच्चों में इस भावना को भर देंगे कि देखिए पहली बात तो बच्चों को पत्रिकाएं, कहानियाँ, जो चित्र होते हैं, हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि चित्र के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है शिक्षा प्राप्त करना। आप इनके द्वारा बच्चों में, जैसे बच्चे मनोरंजन का अनुभव करते हैं कि उनको मनोरंजन आ रहा है। अब तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल को ले लेते हैं, मोबाइल में कहीं कोई कार्टून चला लिया या कुछ गेम खेलने लगे तो उसमें वो लोग मनोरंजन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो मनोरंजित होते हैं। लेकिन बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, बच्चों को किताबें पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाना चाहिए कि किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताने चाहिए। प्लस जो चित्र बुक्स में बनी हो, यानी किताबों में जो बुक्स या किताबों में जो चित्र बने हो, चित्र के माध्यम से कहानियों को समझाना और उसमें वो मनोरंजन, ऐसा लगे कि वो मनोरंजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी बच्चों को मनोरंजित किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं पठन की उपयोगिता, यूनिटी ऑफ रीडिंग।
तो बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु, कक्षा में ठहराव हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु और समझ विकसित करने हेतु अभिनय पाठन और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब विषय पे पकड़ होती है, ये कोई चीज़ उसको पता होती है, तो उसमें क्या, अब जैसे कोई बच्चा है, अब उसकी क्लास चल रही है, तो जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो नहीं बता पाएगा, उसको क्या होगा, वो बेझिझक नहीं हो पाएगा। उसको ये होगा जब हमको ये आता नहीं तो हम किस तरीके से बताएं। लेकिन जब उसको पूरा ज्ञान होगा उसके बारे में, तो वो बेझिझक होकर अपनी बात कह पाएगा कि मैम या अध्यापक जी या टीचर जी, इसका आंसर ये है, तो वो बेझिझक हो जाएगा जब उसमें नॉलेज होगा। कक्षा में ठहराव है, तो देखिए पठन की बेटा अब जब कक्षा में है और उसको हर चीज़ आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो वहाँ वो ठहराव को प्राप्त करेगा, यानी वो वहाँ टिका रहेगा। कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, देखिए कल्पना और चिंतन शक्ति के विकास के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। समझ विकसित करने हेतु अभिनय पठन, देखिए क्या होता है, जब अभिनय पठन आप कराएंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसानी से वो चीज़ों को सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में बच्चे हैं, उनको आप कोई चीज़ सिखा रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, तो मान लीजिए आपने मोगली का कैरेक्टर किसी बच्चे को दे दिया, उसमें कोई भालू बन गया, तो कोई जो उसके और भी कैरेक्टर हैं वो बन गए, बंदर बन गया, तो इससे क्या होगा, उनको बड़ा मज़ा आएगा, उनको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आएगा और वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे आत्मविश्वास, जब बच्चों की किसी चीज़ में पकड़ होगी तो उनमें आत्मविश्वास अपने आप से ही आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं पठन की उपयोगिता यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो पठन मनोरंजन का भी साधन है। क्या है, तो पठन मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि इसके द्वारा हम पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, उपन्यास आदि पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पठन कौशल द्वारा अनेक रोज़मर्रा की कठिनाइयों जैसे सामान, सड़क, बस, दुकान का नाम पढ़ पाना आदि। जैसे देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप में पठन कौशल है यानी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप बाहर गए, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, तो जैसे किसी सड़क पे गए और आप लोगों को पता है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये सड़क किधर गई है, कहाँ पे गई है, आप उसको समझ जाएंगे। और बस अगर आपको कहीं जाना है तो उस बस का नंबर ये या कहाँ तक जाएगी या कहाँ पर जाएगी, उस तरीके से आप पढ़ लोगे। और दुकान का नाम, आप किसी दुकान पे जाना और आपको घर में बता दिया गया कि आपको इस दुकान पे जाना है, तो वहाँ पे लिखा होता है ना, बोर्ड पे लिखा होता है कि इस दुकान का ये नाम है, तो जब आप पढ़ लोगे तो आप अच्छे से उसको देख लोगे कि हाँ ये दुकान यही है। तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी पठन कौशल का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी महत्व होता है। फिर है देखिए पठन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत हो जाती है। देखिए इसको समझ लेते हैं, पठन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, वो तो है, देखिए ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। देखिए जब हम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन जब हम संदर्भित ग्रंथ पढ़ेंगे यानी संदर्भ ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, हम जैसे महान पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ में महान पुरुषों के बारे में, तो उसमें हम सीखेंगे कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। अगर कोई दुख या परेशानी या मुसीबत आती है तो हमको उसमें कैसे एक सांत्वना बना के रखना है, उसको हमको कैसे उसमें से निकलना है, या जो हमारे महापुरुष हुए हैं तो उन पे भी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सब पे आती है, तो उस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन निकला और किस तरीके से हम सलूशन निकाल सकते हैं, या जो ये मुसीबत आई है ये हम ही पे नहीं आई है, सिर्फ ये सब पे आ चुकी है और अब हम जी रहे हैं ज़िंदगी, तो हमारे पे भी मुसीबत आई है। तो उस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है हमें, कि जो हमारे पहले पूर्वज रह चुके हैं उन पे भी इस तरीके के दुख पड़े हैं, तो इस तरीके से मन शांत हो जाता है। और क्या होता है कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को ये चीज़ हो जाती है कि हाँ दुख और मुसीबत सब पे आती है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पठन के प्रकार, टाइप ऑफ रीडिंग। तो पठन के प्रकारों की बात की जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए मौन वाचन। मौन वाचन से क्या तात्पर्य होता है? जिस चीज़ को हम देखिए मन ही मन में पढ़ते हैं। मौन वाचन जब बच्चा, यानी कि बच्चा तो मौन वाचन नहीं कर पाता है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, लेकिन जब थोड़ा सा उसको ज्ञान हो जाता है तब वो मौन वाचन कर लेता है। मौन वाचन करने से क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं और शांति से पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए सास्वर वाचन यानी सास्वर पठन। सास्वर पठन क्या होता है? सास्वर पठन में बालक बोलकर लिखित सामग्री को पढ़ते हैं। सास्वर वाचन देखिए, जो हम आपको यानी हम आपसे कैसे कनेक्ट है? सास्वर वाचन से। हम बोलकर आपको बता रहे हैं ना, तो ये सास्वर वाचन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो ये खूबी होती है, यानी इसमें जो विशेषता होती है कि इसमें झिझक नहीं रह जाती है। क्योंकि हमें देखिए किसी को, दूसरे को कोई चीज़ समझानी है, तो अगर हम झिझक करेंगे तो हम आपको कैसे समझा पाएंगे, और हमें विषय के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। इसलिए जो सास्वर वाचन होता है, तो इसमें जब पूरा विषय का ज्ञान होता है प्लस कोई झिझक नहीं होती है, आपके जो वर्ड है यानी लफ्ज़ हैं उनको आप सही उच्चारण कर पाएंगे, तभी आप सास्वर वाचन कर पाएंगे। अब मुद्रा भाव वाचन क्या होता है? शिक्षक बच्चों को उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न करा सकते हैं। मुद्रा भाव जैसे देखिए मुख क्या हुआ, जैसे कभी कोई गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, तो उसकी भौहें क्या होती हैं? भौहों से आप समझ जाओगे, आंखें उसकी नीली पीली लाल जैसी हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब होता है लाल हो जाती है, लेकिन लोग कहते नहीं नीली पीली लाल कर रखी है कैसी। तो मतलब ये चीज़ समझ गए, एक्सप्रेशन से समझ गए, उसके फेस यानी फेस के एक्सप्रेशन से समझ गए कि ये क्रोधित है, या जैसे बहुत खुश है कोई मनुष्य या इंसान, तो देखिए उसके फेस से आप समझ गए कि ये खुश है। तो इस तरीके से आप मुद्रा भाव पठन बच्चों को बता सकते हैं। जैसे अब क्लास में आप बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, मुद्रा भाव पठन पढ़ा रहे हैं, तो दो बच्चों को खड़ा कर लीजिए। अब एक को देखिए आप समझा रहे हैं, तो दूसरे बच्चे को आप समझाएं कि अगर वो गुस्से में, तो वो जब गुस्से में होगा तो दूसरा बच्चा समझेगा हाँ ये गुस्से में है। उसके बाद वो जब हंसेगा तो उसको ये समझाएं कि देखिए इसका ये भी एक्सप्रेशन एक है कि ये हंस रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। अभिनय पठन यानी बच्चों में अभिनय में बच्चों की विशेष रुचि होती है। वह अपने परिवेश को देखकर, सुनकर, हंसने, रोने, गिरने, डराने, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने का अभिनय करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, मान लीजिए कोई रोल प्ले कर दीजिए, बच्चों को समझाएं रोल प्ले करके, किसी बच्चे को कुछ बना दिया, किसी बच्चे को कुछ बना दीजिए। यानी कि जैसे कि कोई भी कहानी, आप एक कहानी चूज़ कर लें कि इस कहानी पे हम बच्चों को समझाएंगे इस कहानी के माध्यम से। तो उसके जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर को एक एक बच्चे को आप बांट दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद बच्चों को अच्छे से समझाएं। बच्चे ये समझते हैं कि हम कोई खेल खेल रहे हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, बच्चे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो यही हो गया। अब चित्र पठन, पुस्तकों में दिए गए चित्रों की मदद से बच्चों को चित्र पठन कराया जा सकता है। अब देखिए कोई पोएम लिखी होती है, उसके पास में एक कोई बड़ा सा खूब अच्छा सा चित्र बना होता है, बहुत अच्छा सा चित्र बना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पोएम को बड़े अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, क्योंकि वो जो चित्र है वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और इसलिए बच्चे उस चीज़ को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से और सरल भाव से सीख जाते हैं। अब देखिए अक्षर पठन, तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों में अक्षर पठन की योग्यता विकसित की जा सकती है। देखिए अक्षर पठन, जैसे मान लीजिए फ्लैश कार्ड, जैसे आपने फ्लैश कार्ड लिया, उसमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब आ से ज्ञा तक आपके लिखे हुए हैं, और A to Z आपके ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो आप बच्चों को बांट दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद उनको मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राम है, तो आप उनसे बोलिए रा का वर्ड, यानी जो फ्लैश कार्ड में रा है वो किसके पास है,
तो जब वो रा रखेंगे और फिर आ रखेंगे, आ की मात्रा रखेंगे, माँ रखेंगे, तो क्या होगा, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस तरीके से, और उनको ये भी लगेगा कि उन्होंने कर लिया है। उसके बाद देखिए शब्द पठन। शब्द पठन में क्या होता है, जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे और उसका शुद्ध उच्चारण करने लगे, तब उसे बिना मात्रा वाले शब्दों का पठन कराना चाहिए। यानी देखिए, जैसे शब्द पठन में क्या बताएंगे बच्चों को हम, शब्द पठन में जैसे हो गया, जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे तो उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए उसे बिना मात्रा वाले, यानी बिना मात्रा वाले सिखाने हैं शब्द। तो जैसे फा प्लस ला, तो क्या हो गया, फल हो गया। तो बच्चों को हम इस तरीके से बताएंगे, जैसे जा प्लस ला हो गया, तो इस तरीके से हम बच्चों को जल लिखना सिखाएंगे। अब देखिए मात्रा पठन। तो शब्द पठन कर लेने पर बच्चों में मात्राओं वाले शब्दों का पठन कराएं। तो मात्रा वाले, जैसे अब लिखना है जाल, तो जा और प्लस आ की मात्रा प्लस ला, तो क्या हो गया, बराबर जाल हो गया। तो बच्चों को आ की मात्रा इस तरीके से बताएंगे। उसके बाद देखिए अब अगर बच्चों को बतानी कोई, जैसे कि मान लीजिए लेने बताना है, ला में ए की मात्रा और ना में ए की मात्रा, लेने, ये हो गया। इस तरीके से आप ए की मात्रा, यानी कि बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से आप बच्चों को मात्रा वाले शब्दों को आप अच्छे से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत टफ विषय नहीं है, क्योंकि ये विषय इसीलिए दिया गया है 4th सेमेस्टर में आपके लिए, कि आप बच्चों को हिंदी और गणित बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। क्योंकि अगर बच्चे मातृभाषा ही नहीं जानेंगे तो बच्चों को कैसे काम चलेगा। बच्चे आगे आने वाले भविष्य में जब उनको हिंदी का ही अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, या उनको मैथ ही का ज्ञान नहीं होगा, मैथ जैसे उनको जोड़ घटाव इस तरीके के जो चीज़ें हैं उन लोगों को नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। इसीलिए 4th सेमेस्टर में ये जो आपका पहला सब्जेक्ट है इसीलिए रखा गया, क्योंकि जब आप स्कूल में प्रवेश करें तो बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताएं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक